सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। आप देख रहे हैं अब पता चला। हुकूमत ने कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर तमाम तालीमी इदारे बंद करने का फैसला सुना दिया है। हुकूमती फैसले के मुताबिक 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक तमाम तालीमी इदारे बंद होंगे। फिर 2 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात होंगी। दिसंबर में होने वाले इम्तिहानात जनवरी के बस तक मुलतवी होंगे। 11 जनवरी से तालीमी इदारे दोबारा खोलने से पहले एक जायजा इजलास फिर होगा, जिसमें तालीमी इदारे खोलने या ना खोलने का फैसला किया जाएगा। इस अहम मामले पर सिंध एक बार फिर अलग खड़ा है। सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी ने सिर्फ प्राइमरी क्लासेस तक स्कूल बंद करने की तजवीज़ दी है। देखना यह है कि इस मामले पर सिंध हुकूमत क्या फैसला करती है, क्योंकि तालीम भी अब एक सूबाई मामला है। स्कूल तो बंद हो गए हैं, लेकिन अपोजिशन सियासी जलसे बंद करने के लिए तैयार नहीं। पेशावर के बाद अब मुल्तान में मैदान सजाने की तैयारियां हैं। अपोजिशन के लबों पर हुकूमत जाने के हवाले से जनवरी की तकरार है। इस तकरार की वजह क्या है, ये अपोजिशन ही जाने। दूसरी तरफ सितम देखिए कि नवाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल को लेकर भी सियासत में इल्जाम तराशी का मुकाबला शुरू है। मरीम नवाज का मौक़िफ़ है कि पेशावर जलसे में मोबाइल सर्विस बंद होने की वजह से इन्हें दादी की वफात की इत्तला नहीं मिल सकी, जिस पर इन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। लेकिन हुकूमती सफ़ों से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब उनके सोशल मीडिया अकाउंट से जलसे की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी तो बैरून मुल्क राबिता क्यों नहीं। एक सवाल यह है कि जब बिलावल को जलसागाह में बेगम शमीम की वफात की इत्तला मिल सकती है तो मरियम के क्यों नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं मरियम को बिला वजह झूठ बोलने की लत पड़ गई है। दूसरी तरफ सेहत वजह है या मुकदमात। नवाज शरीफ की बदकिस्मती यह है कि वो वालिद की तरह अपनी वालिदा के जनाजे को भी कंधा नहीं दे सकेंगे। उधर गिलगित बल्तिस्तान में माहौल गर्म है, जहां पीपल्स पार्टी धांधली के इल्जाम पर एहतजाज कर रही है। GB2 के नताइज पर एहतजाज के दौरान पुलिस से झड़प होने के बाद सरकारी गाड़ियों और इमारतों को आग लगा दी। इंतखाबात के बाद नजरें वज़ीर आला के इंतखाब पर भी लगी हैं। मुकाबले की दौड़ में कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्ला बेग मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, जो मंझे हुए सियासतदान और मजबूत सियासी बैकग्राउंड भी रखते हैं। पूरा किसके नाम निकलता है, फैसला जल्द होगा। आज इन सब मामलों पर बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर अताउर रहमान साहब भी हैं, मशहूर साइंसदान हैं, दानिशवर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा सूबाई वज़ीर सेहत भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। असद खलील साहब, बाबडोर साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, ये जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तालीमी इदारे बंद कर दिए गए, लेकिन ये अभी भी जलसे नहीं बंद किए जा रहे, तो ये हमने देखा है, जो मेरी इतलात है कि ये पेशावर में जलसा हुआ उसके बाद तादाद बढ़ी है। वबा में कोरोना की तादाद बढ़ी है, पहले ही बढ़ रही थी, उससे और ज़्यादा बढ़ी है। तो ये क्यों नहीं फिर हम लोग ये सोच रहे, हमारी सियासी क़यादत ये सोच रही और हुकूमत इस पर कोई वाज़े स्टैंड क्यों नहीं ले रही। जब आप तालीमी इदारे, इससे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है, तालीम अगर बंद हो सकती है, बंद होने से मुराद ये स्कूल बंद होना, तो फिर ये जलसे जुलूस क्यों। मेरा ख्याल है उसामा, जो सबसे बड़ी ये बात है, देखिए हम सबसे पहले तो हम सारे पाकिस्तानी हैं, एक तो इस चीज़ का हमें एहसास करना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि ये कोई वबा जो आई है वो किसी से छुपी हुई तो नहीं है। आज अगर अपोजिशन जो है वो शोर मचा रही है तो आप तादाद देखें मरीज़ों की कराची में कितनी ज़्यादा है। हैदराबाद और कराची में सबसे ज़्यादा नंबर हैं पेशेंट्स के, उसके बाद पेशावर में सबसे ज़्यादा नंबर हैं पेशेंट्स के। इन्फेक्टिविटी रेट सिंध का सबसे ज़्यादा। अब ये जो सारे रेट्स आते हैं और इन्फेक्शन के जो तादाद आती है, ये हम तो नहीं देते ना, वहाँ पीपल पार्टी की हुकूमत है, वो लोग देते हैं। तो एक बात तो ये पक्की है ना कि हमने कोई कोरोना की बात इस तरह नहीं की विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। कोरोना इस वक्त, कोरोना वायरस जो है वो इस वक्त इट इज़ गोइंग अप, वो जो कह रहे हैं ना पीक कर रहा है। और ये इसी तरह का हफ्ता है जिस तरह का हमने पहला हफ्ता जून का देखा था, जिसमें तादाद मरीज़ों की बढ़नी शुरू हो गई। अगर हुकूमत ने ये बात कही है तो वो जलसे रोकने के लिए तो नहीं की। उन्होंने कहा कि हम हर चीज़ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी कुर्बानी जो है वो ये है कि इस वक्त हम तालीमी अदारों पे जो पाबंदी लगा रहे हैं वो इस वजह से है कि दे आर बेसिकली सुपर स्प्रेडर्स इन दिस सेंस कि जब बच्चा स्कूल है तो हमारे बच्चे जो हैं दे कैरी द इन्फेक्शन बैक। बच्चों के अंदर उस तरह सिम्टम्स नहीं आते
जिस तरह बड़ों के अंदर सिम्टम्स आते हैं, लेकिन वो इस वायरस के कैरियर्स हो जाते हैं। जब वो आते हैं तो फिर घर में जो बुज़ुर्ग हैं या जो बड़े लोग हैं, उनको जब ये इन्फेक्शन लगती है तो इन्फेक्शन के जो इन्फेक्टिविटी की तादाद है वो बढ़ती चली जा रही है। इतने ये जो जलसे हो रहे हैं, मुझे इतना अफसोस होता है। देखिए, हम सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचें। अगर लीडर जो हैं उनका ख्याल है, ये जो अपोजिशन के लीडर हैं, कि जलसे जुलूसों से हुकूमतें कहीं जाती हैं, तो ये उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये तो गलतफहमी दूर कर दें, कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, सारी हुकूमतें यहाँ होंगी। आपकी इन हरकतों से ये ज़रूर हो जाएगा कि कोरोना में का फैलाव बढ़ जाएगा। आपको भी पता है कि पाकिस्तान के महदूद वसाइल हैं, बहुत मुश्किल से हमने अपने हस्पतालों के अंदर एक्सपांशंस करके इतने बेड्स रखे हुए हैं कि खुदा ना खास्ता जब स्पाइक्स आएँ तो हम इन मरीज़ों का ख्याल कर सकें। लेकिन जिस तादाद से, जिस रफ्तार से ये लोग लगे हुए हैं, ये अगर इतने बढ़ गए कि आप ओवरलोड करेंगे अस्पताल में, तो कौन जिम्मेवार होगा? आप ही ने जिम्मेवार होना है। जिम्मेवारी तो फिर आपकी होगी ना। फिर इस बात की जिम्मेवारी लीजिए कि भाई आप ये जो कोरोना फैल रहा है जलसों की वजह से, तो ये आप ही की जिम्मेवारी है। क्योंकि हमने तो सख्ती से कहा है कि ना हुकूमत को अपना जलसा करे और ना ही अपोजिशन को जलसा करे। तो हुकूमत ने तो उस दिन इमरान खान साहब ने जो एक जलसे का कहा था, इनकाद किया था, उन्होंने उसका कह दिया कि वी विल नॉट होल्ड एनी जलसा। और अगर कोई गैदरिंग होती है तो वो बड़ी स्ट्रिक्टली SOPs के साथ, 100 बंदा, 150, 200 विद स्ट्रिक्ट SOPs अगर है, उसकी इजाज़त सिर्फ इसलिए दी गई थी खुले माहौल के अंदर कि सब कुछ ना रुक जाए। अब लोग अगर नहीं समझेंगे तो मेरा ख्याल है ये वक्त आएगा जब सख्ती करनी पड़ेगी। अगर हम सख्ती करें तब बुरे, अगर ना करें तब बुरे। आप बताइए हम क्या करें? आप देखिए, अगर जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, और मुझे तो राना सनाउल्लाह साहब पे इतना अफसोस हुआ, इतने मंजे हुए सियासत, अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान, उन्होंने जुल्म खुदा का कहते हैं हम आएंगे कोरोना को भगा देंगे। यानी कोई बच्चों वाली बातें करने वाली हैं, अच्छी लगती हैं ये बातें, वो जेब देती हैं। बाहर की दुनिया क्या कहती होगी? हम किस किस्म के सियासतदान हैं? असल व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल आर वी? और इम्पॉर्टेंट है कि जी कोरोना, ये वाला कोरोना जो है, ये तो पता नहीं होगा कि हम दूसरे कोरोना को दौड़ा रहे हैं। जी असद करल साहब, तो मेरा ख्याल है इस वक्त तो वी आर अ लाफिंग स्टॉक। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आप देखिए, हुकूमत ने बड़ा एक सख्त फैसला है कि तालीमी जो जारी बात है हर्ज होगा, बच्चों का जो स्कूल बंद करने का, तालीमी इदारे बंद करने का फैसला किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ SOPs के ऊपर अमल दरामद की अगर बात आए तो जो जलसे हैं, आपको पता है पेशावर में इजाज़त ना होने के बावजूद इजाज़त दी गई। अब मुल्तान और लाहौर में भी जलसे होंगे, तो इजाज़त अगर नहीं भी देगी इंतजामिया, तो वो तो जलसे उस तरह जिस तरह पहले कर लिए करेंगे। SOPs के ऊपर अमल दरामद किस हद तक हुकूमत करवा सकेगी कि इंश्योर किया जाए कि उनको मास्क प्रोवाइड किया जाए, सैनिटाइज़र किया जाए, सोशल डिस्टेंस का वहाँ पे फासला जो है उसको यकीनी बनाया जाए? क्या हुकूमत ये करवा सकेगी? वरना जिस तरह इजाफा हुआ 200% पेशावर में, फिर मुल्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, बावजूद इसके कि आप सैनिटाइज़र, मास्क सब कुछ अवेलेबल है, और वेंटिलेटर की तादाद जिस तरह PM साहब ने भी किया, तो क्या वजह है कि अब एकदम से ये जो लहर इजाफा हो रहा है, इसकी वजूहात क्या, और हुकूमत किस तरह रोकेगी इसको? देखिए असद साहब, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है। मकसद ये है कि आप मुझे ये बताइए, आपको पता जब गुजरांवाले का जलसा हुआ तो मेरी मेजर कंसर्न ये थी कि गुजरांवाला भी एक ऐसा शहर है जिसमें तादाद कोरोना की ज़्यादा है। मैंने अपनी टीम्स भेजी, मैंने कहा ठीक है जलसा करना चाहते हैं, तकरीरें करें, 100 दफ़े करें। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम उनको मास्क प्रोवाइड करें। मैंने अपने डिपार्टमेंट को कहा मास्क लेके जाओ, सैनिटाइजर्स लेके जाओ, अपने हेल्थ वर्कर्स भेजे उनके पास कि आप मेहरबानी करके इन लोगों को मास्क दे दीजिए, सैनिटाइज़र दे दीजिए। अब अगर तबीयत ऐसी में वाली है कि जो हमारी वो जो आजकल नई लीडर हैं मरियम बीबी, वो बग़ैर मास्क के तशरीफ़ लाएँ और वो सारे कहें कि जी हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है, हम तो फिर आप बताइए कि लोग जो आते हैं, जो उनकी पार्टी के लोग हैं, वो किस तरह काम करेंगे? दे आर गोइंग टू फॉलो देयर लीडर्स, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी मैं इससे पहले आपसे एक प्रोग्राम में थी, तो मैंने उनको ये बताया, नसीमजारा से के प्रोग्राम में थी, कि मैं पिछले 1-2 दिन में ये हमारे फैज़ साहब का सिलसिले में KE के अंदर एक फंक्शन हुआ, इसी तरह एक और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, तो मैंने बाहर से उनको ये बात कही कि आई विल नॉट एंटर दी हॉल
अगर हर बंदे ने मास्क ना पहना हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपरली ना हुई थी, तो उन्होंने इंश्योर किया। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ये तो हमारा काम है टू इंश्योर। अगर देखें जिम्मेवारी ये ऑपोजिशन कह रही है कि जी उन्होंने धरना, ये क्या कहते हैं, अपना जलसा करना है, तो फिर इंश्योर करें कि भाई वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी करेंगे, लोगों को कहेंगे दूर रहें कम से कम। अगर बड़े लीडर हैं ना, अपने जो फॉलोअर्स उनको सबको कह दें मास्क पहन लें, तो मास्क पहन लेंगे लोग। 70% आप इन्फेक्शन को तो बहुत हद तक बचा सकते हैं ना बाय पुटिंग मास्क ऑन। हॉस्पिटल्स में क्या सूरत हाल है? पहनने की बात 2 हफ्ते में दुगने केसेस हो गए कहा जा रहा है। बेड ऑक्यूपेशन बहुत ज्यादा पहले से बढ़ गई है, यानी मरीजों की तादाद उन मरीजों की कि जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। तो क्या दोबारा से वार्ड्स को उसी तरह एक्टिवेट किया जा रहा है, आइसोलेशन वार्ड्स बनाई जा रही हैं? इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए उसामा, हमने तो आज से 10 दिन पहले आई हेल्ड अ मीटिंग विद ऑल दी प्रिंसिपल्स और सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से। हमने सारे वार्ड्स एक्टिवेट करवा दिए। हमने सारे हॉस्पिटल्स जो जैसे फॉर एग्जांपल यूरोलॉजी रावलपिंडी को हमने वापस कर दिया था, लेकिन हमने दोबारा उसको हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया है फॉर कोरोना। इसी तरह सब हॉस्पिटल्स में इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मोर देन 10,000 बेड्स विद सेंट्रल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास 2,500 के करीब वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, हमारे पास बाईपैप, हमारे पास सब। और इस वक्त हमारे पास जो लैब्स हैं, 18 लैब्स काम कर रही हैं। वी हैव कैपेसिटी के 18,000 टेस्ट रोज़ाना के हम सिर्फ पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में करें। ये सारी बातें हमने तैयारी की भी है, लेकिन अहम चीज़ ये है कि आप ये बताइए कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलेंगे, 10,000 बेड्स हैं, आपको कोई अंदाज़ा है 11 करोड़ की आवाम है। कल 11 करोड़ में से अगर खुदा न खास्ता 2% भी बीमार हो गए और उनको अस्पतालों की ज़रूरत पड़ी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे अस्पतालों का क्या हाल होगा। हमारी तो ये पूरी कोशिश है। आज मुझे पता है कि मैं बीइंग एन एजुकेशनिस्ट माई सेल्फ, कि मुझे कितनी तकलीफ थी कि मैंने आज रिकमेंडेशन दी अपना NCOC के अंदर कि आप मेहरबानी करके स्कूल्स बंद करिए। वजह यह है कि बच्चे जो हैं वो इन्फेक्शन घर लेके आते हैं, आप ऑनलाइन कर दीजिए जो भी। आई वॉज द वन हू सजेस्टेड इट कि ये क्योंकि स्पाइक आ रही है, तो आप ये करें कि कम से कम इन 3-4 हफ्तों में हम किसी तरीके से परहेज करें। अच्छा, अब अगर ये बात उनके समझ में नहीं आती और ना समझी के साथ ही इसी तरह काम करते रहेंगे, तो अफसोस ही हो सकता है और दुख ही हो सकता है। आप बताइए, आपका क्या ख्याल है? कोरोना ने हुकूमत को लगना है और ऑपोजिशन को छोड़ देना है? मतलब कोरोना ने तो हर बंदे को लग जाना है, और एंड ऑफ द डे ये किसी पूछिए जिसके घर में कोरोना आ जाए कि उन बेचारों के लिए कितना बड़ा मसला खड़ा होगा। ये डेथ रेशियो जो है, ये अब दोबारा जब कोरोना आ रहा है, मुझे लग रहा है पहले से ज्यादा, क्या ये म्यूटेट कर गया है या इसकी ये पहले से ज्यादा ताकतवर है? क्या वजह ये क्या कि इस दफा डेथ रेट ज्यादा है? और मैंने देखा कि लोग तो बड़ी जल्दी वेंटिलेटर पर जा रहे हैं और वहां वेंटिलेटर के ऊपर डेथ हो रही है। मेरा ख्याल है कि अहम चीज़ ये है कि जब तक हमारे पास एक हम डिटेल अपना सारा सर्वे करके और डिटेल एनालिसिस नहीं करेंगे, वी कांट कम टू अ कंक्लूजन कि पहले से ज़्यादा विरुलेंट है। बात ये थी कि आज से पहले पंजाब के अंदर जब हम पिछला स्पाइक आई थी, तो एक मेजर टाइम जो था, हमने लोगों को होम आइसोलेशन की परमिशन मई में जाके दी। उससे पहले तो आपको पता, हमने सारे लोगों को या हॉस्पिटल में या क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर आइसोलेट किया हुआ था। फिर जब होम आइसोलेशन की दी तादाद बढ़ी और माइल्ड सिम्टम्स वाले लोगों को भी हमने अस्पतालों में दाखिल किया। अब इस वक्त माइल्ड सिम्टम्स वाले लोगों को हम अस्पताल दाखिल नहीं करते, तो जो ज़्यादातर लोग मरीज़ आ रहे हैं अस्पतालों में वो लोग हैं जिनको सीवियर सिम्टम्स हैं और उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब मकसद ये है कि वेंटिलेटर्स इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। हमने ओवर द लास्ट 8 मंथ्स ये बात तो सीख लिया 8 महीने के अंदर कि वेंटिलेटर से बहुत बेहतर बाईपैप या हाई प्रेशर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी, अगर मैं फर्टिलिटी रेट देखूं तो कोई इतना ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क नहीं है। अब शायद अगले हफ्ते में हमें कोई और फर्क नजर आए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि ज्यादा सीरियस पेशेंट्स अब आते हैं वैक्सीन के बारे में खबरें आ रही हैं, उनका चांस भी ज्यादा होता है कि वो वेंटिलेटर पे जाएं। डॉक्टर साहब वैक्सीन के हवाले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक वैक्सीन तैयार हो गया। ये बड़ी आवाम के लिए खुशखबरी है। ये किस हद तक हकीकत है? ट्रायल में किस नतीजे पे पहुंचे हैं या किस मराहल पे पहुंच गई है वो दवाई जो कि कोरोना के हवाले से पाकिस्तान ने तैयार की है वैक्सीन?
मेरा ख्याल है ये मुझे प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन जो है इस वक्त आई कांट रियली डाइवर्ज, जो मेरी इतला के मुताबिक तो यही है कि जो हमारी एक कंबाइंड ट्रायल चल रही थी चाइनीज़ के साथ, जी वही प्रॉबली उसी सिलसिले के अंदर, बिकॉज तो चाइनीज़ हमारे साथ तो आपको पता है अपनी टेक्निकल नो हाउ और नॉलेज जो है वो शेयर करते हैं, तो होपफुली उसी की वजह से ये सब कुछ सामने आ रहा है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, वे वैक्सीन इज़ कंसर्न वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट। आपको पता है एक बहुत बड़ी रकम जो है वो मखसूस की गई है वैक्सीन के लिए, और उसका मकसद यही है कि अगर जहाँ से भी अवेलेबल हो, और इसमें ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है हर जगह ऑल्सो, उन्होंने फाइज़र से भी बात की है, और हमें उम्मीद है कि साइनोफार्मा जो चाइनीज़ वैक्सीन है उनके साथ तो ऑलरेडी हमारी बात, और इसी वजह से हमारी ट्रायल हुई कि इंशाल्लाह व्हेन इट इज़ जब वो कामयाब होगी तो वो हमें सबसे पहले पाकिस्तान को एक सप्लाई ज़रूर देंगे। तो अपनी तरफ से तो सब क्वेश्चन जारी हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखिए वैक्सीन्स की जब ह्यूमन ट्रायल के बाद आप अप्रूवल के लिए दोबारा एक ट्रायल होती है, इट टेक्स अनदर ट्रायल। फॉर एग्जांपल व्हेन इट इज़ टू बी अप्रूव्ड बाय ड्रैप और हम इस्तेमाल करेंगे, दोबारा एक ट्रायल होगी। तो अभी 1-2 महीने 3 महीने तक सही नताइज सामने आएंगे। हाउएवर ये है तो बहुत अच्छी खबर, लेकिन जो हमें इस वक्त जो साइंटिस्ट फेस कर रहे हैं वो ये बात फेस कर रहे हैं, आया ये कितने अरसे के लिए इफ़ेक्टिव होगी, 6 महीने के बाद दोबारा लगानी पड़ेगी, साल बाद दोबारा लगानी पड़ेगी, या जैसे म्यूटेशन फ्लू वायरस की होती चली गई और बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेन्स निकल आए, तो क्या कोरोना की भी इसी तरह म्यूटेशन शुरू हो गई है? क्योंकि अब कुछ केसेस सामने आने शुरू हुए हैं जहाँ मार्च और अप्रैल के महीने में एक दफ़ा कोरोना हुआ, यानी उस फर्स्ट फेज में, और कुछ लोगों को दोबारा हुआ है, जिस बात पे अब नाउ दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वरिंग, कि इसका मतलब है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो दे माइट नॉट बी इतनी लंबी, उनकी शायद लाइफ ना हो एंटीबॉडीज़ की, वो दे माइट बी शॉर्ट लिविंग एंटीबॉडीज़, और जब आप वैक्सीन देंगे तो आया वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आपको कितने अरसे के लिए प्रोटेक्ट करेंगी। ये सारी चीज़ें अंडर ट्रायल हैं, और जिस तरह इससे पहले हमने आपको पता है डिफरेंट दवाइयों पे ट्रायल्स करके फाइनली एक ऐसी रिजीम सामने आई विच इज़ नाउ हेल्पफुल टू पेशेंट्स। अब वो दवाइयाँ जो हैं वो एक यूनिफॉर्म तरीके से दी जाती हैं कि हमने ये कंडीशन हुई तो स्टीरॉइड्स भी देंगे, ये कंडीशन हुई तो एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीवायरल देंगे। इसी तरीके से मुझे लगता है कि जब वैक्सीन आएगी सामने तो वैक्सीन की भी एक प्रॉपर रिजीम बनेगी। वी माइट नीड टू गिव इट एवरी ईयर, वी माइट नीड टू गिव इट एवरी 6 मंथ्स। अभी इस वक्त प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल। अच्छा, ये बड़ी हम इंफॉर्मेशन दी कि कम से कम 3 महीने तो लग जाएंगे अगर ये ट्रायल वगैरह मुकम्मल हो जाए। जिस तरह अभी तो बड़ी हौसला अफजा खबरें आ रही हैं जो चीन के साथ जिस तरह से ट्रायल चल रहे हैं, और दूसरा ये अमेरिका से खबर आ रही है जो फाइजर की है, वो तो कह रहे हैं दिसंबर में हम इजाज़त की तरफ जा रहे हैं कि अमेरिका में इजाज़त मिल जाए तो हम स्टेट्स में देना शुरू कर दें। और पाकिस्तान ने भी $15 करोड़ रकम अलग से मुख्तस कर दी है कि हमें फौरी तौर पर ये हमें अगर खरीदनी भी पड़ती है बाहर से। चाइना के साथ जो चल रही है वो तो एक अलग है, तो हर तरह से हुकूमत उसकी तैयारी कर रही है। तो ये आप क्या समझती हैं कि अगर ये अमेरिका में ये जिस तरह दिसंबर में कहा जा रहा है तो उसमें भी रिजल्ट्स का देखा जाएगा, उसके बाद फिर हमारी भी जो वैक्सीन आती है पाकिस्तान में वो भी WHO के बाद अप्रूवल के बाद आएगी, लिहाजा 3 महीने तो कम से कम इसका इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम। देखिए उसामा, जो सेट रूटीन होती है किसी भी नई मेडिसिन की या वैक्सीन की, उसकी नेचुरली ह्यूमन ट्रायल जब की जाती है, फॉर एग्जांपल वंस वी मैनेज टू कंसिडर कि दिस इज नाउ अ सक्सेसफुल मेडिसिन, अब हमने उसको रजिस्टर करवाना है विद द रजिस्टरिंग अथॉरिटी। जैसे पाकिस्तान के अंदर ड्रैप आपकी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, ड्रैप के साथ रजिस्टरिंग अथॉरिटी के साथ रजिस्टर होने से पहले फिर एक ट्रायल होगी ऑफ नंबर ऑफ पीपल, फिर वो बताएंगे कि हाँ ये सक्सेसफुल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर वही रूटीन सारी दुनिया में फॉलो होती है, अगर FDA ने यानी अमेरिकन ने अगर उसको करना हुआ तो दे विल हैव टू गो थ्रू द सेम सिस्टम, यू नो, नोबडी इज गोइंग टू बाईपास दैट सिस्टम, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये तो सारा सेफ्टी वैल्व्स हैं मरीजों की हिफाजत के लिए। तो मेरा ख्याल है ये सारे दुनिया में इसी तरह फॉलो होगा। लेकिन जो अच्छी खुशाइन बात है कि एक वैक्सीन आ गई है, और अच्छी बात यह है कि आफ्टर एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन इट हैज़ नाउ गॉन थ्रू ह्यूमन ट्रायल्स। ह्यूमन ट्रायल्स के बाद ही फिर आप रजिस्ट्रेशन के लिए मांगते हैं ना, तो ये मेरा ख्याल है दीज आर गुड स्टेप्स, और अल्लाह ताला खैर रखे। मुझे तो बहुत उम्मीद है कि अगले 2-3 माह में वी विल बी इन अ मच बेटर पोजीशन, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे पास एक मुनासिब नंबर में वैक्सीन आ जाएंगी, ताकि कम से कम वो जो बहुत वल्नरेबल पार्ट है सोसाइटी का
उनको सबसे पहले लग जाए। जैसे हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और इसके अलावा फिर सबसे बड़ी ये बात है कि बूढ़े लोग हैं अबव एज 60, को आपको पता है जो हाई रिस्क ग्रुप है वो अबव एज 55 है। तो ये सारी चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन और उसके ऊपर मुसलसल काम हो। मेरे पास 1 मिनट है, सवाल 2 हैं। तो ये कि पहले तो हमने सिंध हुकूमत को देखा कि वो विफाकी हुकूमत पर ज़्यादा दबाव डालती थी कि जी कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कर रहे आप। अब ये आ रहा है कि वहाँ पर कहा जा रहा है सिर्फ प्राइमरी स्कूल बंद किए जाएंगे। ये कुछ अजीब सी बात है कि आज आप बंद कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सिर्फ प्राइमरी किए जाएंगे। इसकी क्या वजह है? और दूसरा ये कि कोई दवा ऐसा है कि हमने इतने अरसे में कुछ देख लिया हो कि कोई बेहतरी मतलब हम ज़्यादा सीख गए हैं कि हम बेहतर ट्रीटमेंट की पोजीशन में आ गए हैं, कोई दवाइयाँ ऐसी, या इसके आगे अभी तक कोई दवाई नहीं प्रॉपर आ सकी? मेरा ख्याल है एक बहुत हद तक ये बात तो समझ आ गई है कि हमने कौन सी रूटीन फॉलो करनी है जहाँ दवाइयों का ताल्लुक है। एंड जो 3-4 दवाइयों ने अच्छा रिजल्ट शो किया है उसमें आपको पता है कि हम एक्टेमरा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर यूजिंग रेमडेसिविर ऑल्सो, फिर कन्वलेशन प्लाज्मा भी इस्तेमाल हो रहा है, फिर उसके अलावा वी आर यूजिंग एंटीबायोटिक्स ऑल्सो, स्टीरॉइड्स। ये एक सेट रूटीन तो सारे लोगों ने काम करके एक ऐसी बना दी है जिससे बहुत बेहतर इलाज, और ये भी पता चल गया कि अगर हम हाई फ्लो ऑक्सीजन दें तो बेहतर रिजल्ट्स आएंगे बनिस्बत ये कि एक इंटरवेंशन प्रोसीजर कि हम एक मरीज़ को जो है वो वेंट पे डाल दें। तो ये सामने रिजल्ट्स तो सारे आ रहे हैं, लेकिन जो इस वक्त मुझे अफसोस होता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस वक्त आज सुबह मेरे साथ NCOC के अंदर बैठी हुई थी अपनी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा जी, और जब मैंने उनसे कहा, मैंने जब उनको सजेशन दी कि हमें स्कूलों को कुछ अरसे के लिए बंद कर देना चाहिए क्योंकि स्पाइक का उम्मीद है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इसके अंदर। तो मैं आपसे गलत बयानी तो नहीं करूंगी ना। उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद सही कह रही हैं। तो मेरा ये मतलब है हम सिर्फ अपनी सियासी बयानियाँ के लिए या अपनी सियासी मफाद के लिए ये तो ना करें ना कि हम ये बात कहें कि अब सिंध जो है उसके सबसे बड़ा मसला इस वक्त आपको पता है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल आर इन सिंध। आप उनकी ज़िंदगी के साथ भी खेल रहे हैं, बाकी की ज़िंदगी के साथ भी खेल रहे हैं। तो मैं तो उम्मीद रखती हूँ कि सियासतदान जो हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों या गवर्नमेंट को, अब हमें होश के नाखून लेने चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए ये सियासत तब होगी जब लोगों के पास सेहत होगी और ज़िंदगी होगी और कारोबार जिंदगी का चलता रहेगा तो सियासत भी चलती रहेगी। इस वक्त अगर पूरी दुनिया की सिचुएशन देखें तो हालात ऐसे हैं कि हमें हर किस्म के इकदाम उठाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन ने में वक्त दिया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात करेंगे क्यों अब तमाम अपोजिशन कह रही है कि जनवरी तक ये हुकूमत चली जाएगी, ऐसी डेवलपमेंट क्या हो गई है, और गिलगित बल्तिस्तान में आज जो अफसोसनाक वाकयात हुए, जिस तरह से जलाओ घिराव हुआ, क्यों किया जा रहा है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं बस थोड़ा फासला ही बाकी है, मंजिल करीब है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जलसे में कह दिया कि आइंदा साल जनवरी के बाद हुकूमत जाने वाली है। गिलगित बल्तिस्तान में आज 4 सरकारी गाड़ियों को आग लगा दी गई, 1 सरकारी इमारत को आग लगा दी गई। ये इस एंटिसिपेशन में हो रहा है कि ये हुकूमत जाने वाली है, इसको और ज़्यादा जोर लगाकर धक्का देना है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर लिखा जा रहा है पपेट गवर्नमेंट। अब फजलुर रहमान साहब ने भी जलसे में कह दिया है, पेशावर जलसे में, कि फौज हम भाई बना लेंगे, हम भाई भाई होंगे अगर आप इस हुकूमत को निकाल दें। तो अब मुसलसल बयान दिया जा रहा है। असद खरल साहब, ये क्या वाकई कुछ जनवरी में कोई इशारा मिला है कहीं से, किसी ताकतवर हल्के की तरफ से? ये इतना इनको किस तरह से जोश और एतमाद आ गया है, और उसके बाद फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं हम तो भाई भाई हैं अगर हुकूमत गिरा दें। ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, मामला ये है कि अगर आप बात करें कल के जलसे के हवाले से, तो कल फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने वही इदारों को कभी नाम लेकर कभी नाम लिए बगैर उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, और बार बार वो उन इदारों को हदफ़े तनकीद बना रहे हैं। अब मामला ये, एक तरफ ये कहते हैं जनवरी में हुकूमत चली जाएगी, बात हुकूमत की होती है, हुकूमत पे तनकीद कहीं नज़र नहीं आती, बात सिर्फ इदारों पे आके शुरू होती है और वहाँ पे ख़त्म हो जाती।
अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं जनवरी में हुकूमत चली जाएगी। इससे पहले मरियम साहिबा ये बयान दे चुकी हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि शायद जनवरी से भी पहले चली जाए। बिलावल साहब कह रहे हैं जनवरी के बाद में ये जनवरी में चली जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं मंजिल करीब है। अब इन तीनों के बयानों को अगर मिला के पढ़ा जाए तो मुझे बता दें कि इसकी बेस क्या है। यानी एक तरफ तो जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते हैं, वोट को इज़्ज़त दो की बात करते हैं, तो वोटों के ज़रिए एक मुंतखब हुकूमत है। आपकी सूबों में आप इंजॉय कर रहे हैं इक़्तिदार, सिंध के अंदर आपके पास हुकूमत है, सेनेट के अंदर आपके लोग बैठे हुए हैं, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में आपके लोग बैठे हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है। अभी गिलगित बल्तिस्तान में आपको सीटें मिली हैं सारी जमातों को, जो भी उनका शेर था। अब मामला ये है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी जानब जो मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, मैंने आपको कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से एक ग्रेटर कॉन्स्पिरेसी चल रही है। ये बहुत बड़ा एक भयानक मनसूबा चल रहा है। आप देखें कि जब से वो मामला हुआ है उसके बाद धरने शुरू हो गए, उसके बाद पहली मरतबा वहाँ पे मेन जो शाहरा है उसको बंद किया गया। फिर अभी जिस तरीके से आप पाकिस्तान के लोग बड़े पुरम लोग वहाँ ऐसी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जिस तरह आपने कहा कि सरकारी गाड़ियों को नजर आतिश किया जा रहा है, वहाँ पे फसादात और जो हंगामे और ये जो शोरश बर्पा की जा रही है, इसके पीछे कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? क्या ये मुहब्बत वतन पाकिस्तानी कूदते हैं, ये मुल्क दुश्मन कूदते हैं, और उनका आलाकार कौन बन रहा है, उनको ईंधन कौन फराम कर रहा है? अब जिस तरीके से कल भी बात की गई है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान सुन ले, आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात सुन ले, वो जिस तरीके से जो एक बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं जी फौज जो है वो इस हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दे। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि जो हुकूमत मौजूदा है, जो भी उसने वोट लिए, जो उसको मैंडेट मिला है, जो वो फैसले कर रही है, और मुझे बता इसके इसमें फौज का कोई क्या रोल है? आप ये कह रहे हैं कि आप पीछे हट जाए। भाई पीछे तो हर हुकूमत जो है रियासती इदारा है, गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, फौज ने उसकी मदद करनी है। आप एक तरफ कह रहे हैं फौज सियासत में मुदाखलत ना करे, दूसरी तरफ बार बार घसीट के आप ले आते हैं फौज को हर मामले के अंदर। मोटिवेशन के लिए होता है कि लोग वरना कहेंगे कि जिस तरह हमारे यहाँ बैठकों में बात शुरू हो जाती है कि अच्छा नहीं ऐसे तो नहीं कह रहे जन, वो भाई कोई इशारा है किधरों, कोई ना कोई एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से किसी ने कुछ कहा तो होगा। यही आपको पता है मौलाना साहब का धरने के दौर में भी ये हो रहा था कि कहीं किसने इशारा दे दिया, सोशल मीडिया पे बातें हो रही थी कि कहीं से किसी मुक्तदर हल्के के, तो फिर मैंने उस वक्त भी कहा था क्या हुआ, टेंट अफेयर हो गई, कह रहे थे, मैं मानता हूँ। अभी फिर ये जनवरी वाला भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसके पीछे कोई इशारा नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई कॉलर नहीं है, कोई कॉल नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए दो मुल्कों के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब के बीच में एक बात हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब को नवाज शरीफ ने ये कहा कि जनाब को एक दो मुल्क शायद इसमें हमें सपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी आपको कैसे पता चल जाएगा? उन्होंने कहा जी एक साथ हमारे भी इस तरह राब्ते हुए हैं। तो मामला ये है, ये वही टोपियां पहनाई जा रही है, एक दूसरे को दिलासे दिए जा रहे हैं, बीच में सबको पता है कि होना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्रेशर है, और प्रेशर का मकसद यही है कि एनआरओ दे दो बस। बाबर साहब, उसामा साहब, जनवरी में ये कह रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी। पहला सवाल ये कि किस तरह से गिरेगी, मतलब बताएं ना क्या होगा। तो जो कह रहे हैं क्या मेरी बात सुनो साहब, एक मिनट। दो तीन तरीके होते हैं गवर्नमेंट गिराने के। फौज तो मार्शल लॉ लगाती है, मगर ये मैसेज दे रहे हैं कि मार्शल लॉ लग जाएगा। अगर मार्शल लॉ नहीं लगेगा तो जमहूरी तरीके से गिरेगी, आइनी तरीके से गिरेगी। आइनी तरीका क्या है? आइनी तरीका ये कि ये असम्बली के अंदर उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं ला सकते, रिजाइन कर जाएं, एक आइनी कोई क्राइसिस पैदा कर दें तो गवर्नमेंट जा सकती है, या इस्तीफे भी दे दे तो उसमें भी फिर एक डिबेट है ना खैर साहब कि गवर्नमेंट जो है वो री इलेक्शन की तरफ जाती है या जिमनी इलेक्शन की तरफ जाती है या क्या करती है। और सेकेंडली या फिर ये है कि फौज अगर आएगी तो फौज तो मार्शल लॉ लगाएगी। फौज के पास तो कोई ऐसी आईनी ताकत नहीं है कि फौज आए और गवर्नमेंट को गिरा दे। ये तो कोई पॉसिबिलिटी मुझे तो नजर नहीं आ रही। ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे, ये जो इनका प्लान है कि ये लाहौर वाला जलसा करेंगे, उसकी बुनियाद पर फिर ये जो मोमेंटम इन्होंने क्रिएट किया है, ये इस्लामाबाद की तरफ धरना लेके जाएंगे। देखा है पिशावर का, देखा आपने कितना लोग कम थे और इनके हामी लोग। उसामा साहब, ये प्रोग्राम यही है कि जी हम वहां पर धरना देंगे, इस्लामाबाद में जाके धरना देंगे और धरने से अपना प्रेशर जो है वो बढ़ाएंगे। इमरान खान साहब ने धरना दिया, कितने दिन धरना दे दिया, उसका क्या प्रेशर गवर्नमेंट ने लिया ये आपके सामने है। तो ये धरनों से तो ये गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, एक चीज तो क्लियर है। हाँ, आईनी तरीका असेंबली के अंदर है
और वहां पर मुझे लग नहीं रहा बयान कि क्यों दिए जाते हैं लोगों को उम्मीद दिला सर ये चाह रहे हैं कि हम लोगों को ये आस उम्मीद दें कि जनाब आप सारे हमारे साथ इस्लामाबाद चलें, वहाँ जाके धरना देंगे और धरने के नतीजे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुव्वत आएगी जिससे हम मुज़ाकरात करेंगे और हम शर्तें उनके सामने रखेंगे। ये जो मरियम बात कर रही हैं, ये जो मौलाना बात कर रहे हैं, ये जो बिलावल बात कर रहे हैं, इसका दी एंड जो है वो एक ही तरीका है कि ये लाहौर के जलसे के बाद बंदे इकट्ठे करें, जिस तरह से मौलाना इकट्ठे किए थे, जाके पार्लियामेंट हाउस के सामने इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा धरना दे दें। धरना जब देंगे गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करने से इनकार कर दें और फिर इंतज़ार करें कि कोई तीसरी कुव्वत आए जिसके साथ ये मुज़ाकरात करें और उसके सामने अपनी कंडीशन पेश करें कि जनाब ये करेंगे तो हम ये होगा। ये अब आज हुआ है, ये सब क्या है? इस तरह से जलाओ घेराव करना, बड़े पुरम लोग हैं वहाँ, मतलब ये तो पहले से सरकारी किया जा रहा था। ये तो इस प्रोग्राम में के लोगों की जली है। ये तो इस प्रोग्राम में हम पहले कई दफा डिस्कस कर चुके हैं कि इनका प्लान क्या है। ये जो धांधली के चीजें लगा रहे हैं कि धांधली के इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे एक बात पता है, कोई एक सबूत तो ये पेश नहीं कर सके। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है हम इनके हक में प्रोग्राम करेंगे, मैं इनके हक में बोलूंगा कोई तो चीज दे ना, कि कोई एविडेंस दे दे कि जनाब ये देखें ये धांधली हुई है। वो तो कोई एक ऐसी चीज नहीं है। मरियम जो है वो धांधली ये कह रही कि देखें जी हमारे बंदे पहले तोड़ लिए थे, बंदे अगर आपके साथ नहीं थे या कहीं और चले गए, जो डोगर साहब तोड़े हैं वो तो हार गए हैं। वो जो इलेक्टेबल समझ के तोड़े थे वो तो सारे बंदे हार गए हैं, मेजोरिटी उनमें से हार गई है। तो फिर धांधली कहाँ पर हुई है? जाली बैलेट पकड़े हैं इन्होंने, किसी को 2-2 वोट डालते देख लिया है, कहाँ पे लिस्टों में धांधली हुई है? कुछ तो बताए ना कि ये धांधली हुई है। तो खाली ये कह देना बत्ती इसलिए लगाया जा रहा है उसामा साहब, सिर्फ एक इनको पता है कि बंदे इनके साथ इंटैक्ट नहीं है, बंदे इनका साथ छोड़ने के लिए पर तोल रहे हैं, बंदे दूसरी पार्टी पीटीआई से रब्ता कर रहे हैं। इनके एमएनएज, इनके एमपीएस, डोगर साहब मुझसे ज्यादा जानते हैं कितने लोग इनके एमपीएस हैं जो कि इनके बयानिए के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर जिस तरह आजाद ग्रुप की इन्होंने बात की, उस पर भी बात हो रही है, पीटीआई से वो डायरेक्ट राब्ते कर रहे हैं। सर हो गई, इनके कई अरकान कौमी असेंबली जो है वो राब्ते कर रहे हैं, इनके सेंटर जो है वो राब्तों में मामला ये है। तो मामला ये है कि मैं पंजाब की और मरकज की और सेनेट की बात कर रहा हूँ। नून लीग के लोग जो है बहुत सारे उनको छोड़ने के लिए पर तोल रहे हैं। इनको पता है मरियम साहबा ने लिस्टें कहाँ गई, वो लिस्टें किधर लिस्टें बनाई, क्योंकि इनको पता है, हिम्मत ही नहीं पड़ी। और लिस्टें जिनकी आप बनवा रहे हैं वो तो पहले से तैयार बैठे हैं, वो तो कोई बहाना चाहते हैं कि आप उनको निकालें पार्टी से, वो तो चाहते हैं कि आप उनको पार्टी से शोकास दें। अच्छा, तो मामला वो तो सीधे ओपनली निशाद डाह की बात कर ले। बाकी जितने लोग हैं जो अंसारी है जो दूसरे लोग हैं, खरल साहब इन्होंने लाहौर के जलसे के लिए जितने लोगों की जिम्मेदारी लगाई थी ना, वो सारे इधर उधर हो गए हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। लाहौर के जलसे के हवाले से कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। अच्छा ब्रेक। अब ये मोमेंटम जो है, ये मोमेंटम बनाने के लिए कि वो मोमेंटम बने, किस तरह से लोगों को इस्लामाबाद इकट्ठा करें, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि जनवरी में गवर्नमेंट चलेगी और कुछ नहीं। नवाज शरीफ साहब की वालिदा का और कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा सेटबैक है शरीफ खानदान के लिए, और इस इंतकाल की वजह से क्या उनकी सियासत पर भी असर पड़ेगा और आपस के खानदान के जो इख्तलाफात नजर आते थे उस पर क्या असरात होंगे? ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब की वालिदा इंतकाल कर गई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन इसके बाद एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है कि इतला नहीं दी गई। मरीम साहब ने कहा जी ये बड़े जालिम लोग हैं, किसी ने मुझे इतला नहीं होने दी। उसका जवाब हुकूमत की तरफ से शहबाज गिल साहब ने दिया कि जी आप झूठ बोलना बंद करें, और आपके हैंडल से लाइव स्ट्रीम हो रहा था सारा जलसा, तो किस तरह से नेट आपके पास मौजूद था, फिर भी आपको इतला नहीं मिली। और मरीम साहब ने तो ये कहा कि जी किसी हुकूमती शख्सियत में इतनी इंसानियत नहीं थी कि मुझ तक दादी की वफ़ात की इतला पहुँचा देते। मैंने मियाँ साहब की को दरख्वास्त की है कि बिल्कुल वापस ना आए, ये जालिम इंतकाम में अंधे लोग हैं जिनसे किसी किस्म की भी इंसानियत की तवक्को नहीं है। बाबर डोगर साहब, ये क्यों कंट्रोवर्सी इस तरह से बन जाती है? क्या हुकूमत को चाहिए था वो इतला देते? जबकि दूसरी तरफ नज़र आ रहा है आर्मी चीफ इमरान खान साहब हों, दीगर शख्सियात हो, सब ने ताज़ियत की है इस इंतकाल पर। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी बन गई, ये क्यों बनी, क्यों नहीं इतला दी? वैसे मैं हैरान हूँ कि ये कितनी बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं लोग
कितनी दीदा दलेरी से ये झूठ बोल जाते हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या वो सरकारी हॉस्पिटल में थी जहाँ पर वो सरकार के ज़ेरे इलाज थी, जहाँ पर कि सरकार को पहले पता चल देता और सरकार जो है वो पहले सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि वो इनको बताती और उन्होंने 2 घंटे तक इनसे छुपाए रखा। मेरा मतलब किस बुनियाद पर ये कह रहे कि जी हुकूमत ने मुझसे 2 घंटे छुपाए रखा। मोहतरमा की दादी, मोहतरमा की सारी फैमिली वहाँ पर बैठी हुई है, वहाँ पर जलसा गाह में हर बंदे को पता है और ये कह रही कि मुझे 2 घंटे पता ही नहीं है। इनको 2 घंटे पहले पता था। अब ये अपनी खिफत उठा रही हैं और जान के ये ऐसा एक इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रही हैं कि जी हुकूमत ने शायद मुझसे छुपा के रखा। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ थी जो छुपाने वाली थी और गवर्नमेंट क्यों छुपाती, वजह क्या थी? पहली बात ये है कि गवर्नमेंट इनके साथ कॉन्टैक्ट में है, गवर्नमेंट इनको क्यों बताती, गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी थी कि वो इनको बताती? वहां पर इनके अपने सारे पार्टी के लोग थे, फोन पर इतला नहीं हो सकी, मुझसे बार बार राबते की कोशिश हो रही थी लेकिन वो फोन इन्होंने बंद किए हुए थे, तो इस वजह से सब सारी पार्टी को पता था, हर बंदे को पता था, सामने वर्कर को पता था, बिलावल को पता था और ये कह रही कि मुझे नहीं पता था। बिलावल तक को तो पता था, तो ये कह रही कि मुझे पता नहीं चला, मुझसे 2 घंटे छुपा के रखा। हैरत है कि वैसे मियां साहब तो वापस आना चाह पहले वो पार तोल रहे थे, बिल्कुल तैयार बैठे थे और बड़ी मुश्किल से रोका है मरियम साहब ने, बिल्कुल वो आ रहे थे। अब नवाज शरीफ साहब का वो बयानिया किधर जाएगा जब वो कहते थे कि जनाब मुशर्रफ डिक्टेटर ने मुझे जिला वतन किया था, हालांकि खुद गए थे, आपको पता है हंसते खेलते गए थे, अपनी खुशी खुशी गए थे, देकर गए थे। अच्छा, अब मामला ये है कि उस वक्त तो वो कह रहे हैं जी बाप को मुझे सारी उम्र के लिए उन्होंने कहा जी पछतावा रहेगा कि बाप की जो लाश है उसको कंधा नहीं देने दिया। अब तो किसी ने रोका अपनी वालदा को कंधा देने से? आपको आप आए नवाज शरीफ साहब, आप आए कंधा दें, बिल्कुल आपको कोई नहीं रोक रहा, आपको कोई नहीं रोक रहा। अब आप जो पछतावा है वालिद साहब वाला अब तो दूर करें, आपकी वालदा है, उनकी लाश को आप कंधा दें, गारंटी मांगेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आपके समदी साहब हैं इसाक डार साहब, उनको कंधा देना चाहिए। उनके पोते हैं माशाल्लाह, जो उनकी वजह से, यानी अब जारी बात है दादा को और दादी ने सारा उनको अरबों पति बनाया, क्योंकि वो कहते हैं हमें दादा ने लेके दिए थे फ्लैट, तो वो उनके आए। आप नुसरत शहबाज साहब उधर हैं, उनके पोते वहां पे सलमान शहबाज साहब हैं, मांगेंगे कि हमें वो इधर आए, केसेस खत्म किए जाए, वो इधर आए। वो कह रहे हैं देखें ना, जब ये इनको बात कराई गई, मतलब समझ नहीं आ रही कि जिस तरह मरियम साहबा ने ट्वीट कर दिया, मतलब इस मामले पे भी मतलब मुनासिब नहीं है बात। अब शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज को इकट्ठे करके जब फोन कराया गया, उन तक खबर भी दी कि जेल में, हाँ वो अगर कहते उनको ना मिलती जेल में उनको, वो पाबंदी थी, जेलर ने जाके उनको पैगाम ना सिर्फ दिया बल्कि उन्होंने उनकी बात कराई है, दोनों की इकट्ठे, यानी बाप बेटे की दादी की वफात पर शब अफजा को बताया गया और उनको वालदा की वफात के बताया गया, और दोनों इकट्ठे ने नवाज शरीफ साहब से बकायदा बात की और वो वहां पे आप दीदा भी होकर उस वक्त को याद करके रेफरेंस वही दिया कि जनाब देखें वो उस वक्त हमें जो है ना कंधा नहीं देने दिया गया था आप वालिद साहब की लाश को। तो अब तो कोई आपको नहीं रोक रहा, लेकिन पैरोल पे राय के लिए मेरी बात है उसमें ये है कि नवाज शरीफ किसी हद तक तैयार थे कि मैं अपनी वालदा की अपनी डेड बॉडी के साथ मैं जाऊंगा। मरियम ने अपने भाइयों को फ़ोन किया, मरियम ने इसाक डार को फ़ोन किया कि लंदन में बैठा नवाज शरीफ अगर यहाँ आके पकड़ा गया, जेल में चला गया, तो लंदन में बैठा नवाज शरीफ जो बाहर के मुल्कों के साथ वाबित में भी है और वहाँ बैठकर वो एक बयानिया जो है उसको तकवीत दे रहा है, वो हमें वो ज़्यादा अहम है बजाय इसके कि यहाँ अकेला मरियम को रहने दे। सारा बयानिया जो है मरियम साहबा को सिर्फ शौक ये है कि मैं बस वन मैन शो बन के पार्टी में फिरती रहूं, हमजा शहबाज अंदर है, शहबाज शरीफ अंदर है, वालिद मेरे बाहर है, तो जिथे कहते रुख नीर नोला प्रधान है, नवाज यहाँ पे आते हैं, आके मतलब ये है वो तो चाहती है के बाद पकड़े जाते हैं, डोगर साहब उनको शौक है कि मैं किताब बन रही है ना, ये सारी साजिश टूट जाएगी। उनको ये है कि मैं सोलो फ्लाइट करूं, मैं जलसों में जाऊं, अपने आप को लॉन्च करूं। शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी जेल में पड़े हुए हैं, हमजा शहबाज जेल में पड़े हैं, वालिद उनके बाहर बैठे हुए हैं, तो वो तो चाहती हैं, वो तो अकेले वही कह रहे हैं ना कि पंजाबी शेर कह रही है कि जालिम हुक्मरान है, लेकिन पैरोल पर रिहाई के लिए सब कह रहे हैं कि जिनको मिलेगा और 15 दिन की दरखास्त दी जा रही है। लेकिन मैं आपको लेटेस्ट इत्तला दे दूं, मेरी एक बड़े अहम हुकूमती बंदों से बात हुई है, होम डिपार्टमेंट समरी तैयार कर रहा है
वो समरी जो है वो 5 दिन की समरी है। अच्छा, 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा वो दे 5 दिन की समरी है। 5 दिन के लिए ये जो समरी है ये जाएगी कैबिनेट के सामने। कल सुबह कैबिनेट का इजलास होगा खुसूसी इस इशू पर, और उसमें वो इजाज़त देंगे 5 दिन के लिए, क्योंकि 2 दिन के लिए होम डिपार्टमेंट दे सकता है, 1 दिन के लिए डिप्टी कमिश्नर दे सकता है, और अगर 2 दिन से ज्यादा की अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए भाई कह रहा नॉर्मल तो उनका होम डिपार्टमेंट ने समरी तैयार कर ली है, लेकिन वो 1 हफ्ते से कम दिनों के ये स्पेशल फेवर है, स्पेशल फेवर नॉर्मल होता है, स्पेशली कैबिनेट का इजलास बुलाया जाता है। अदरवाइज रोल सिर्फ जिसमें सिर्फ जनाजे में शिरकत की इजाजत होती है, कुल में जाने की इजाजत नहीं होती, सिर्फ जनाजे में शिरकत वो डीसी को 1 दिन की जिस तरह वो सिर्फ 1 दिन के लिए होता है। अच्छा, ये एक खुसूसी फेवर है एक ताकतवर लोगों के जालिम। नहीं तो फिर मरियम क्यों कह रही है कि ये तो इंसानियत की तवक्को नहीं इनसे की जा सकती, ये जालिम और इंतकाम में अंधे लोग हैं जिनसे किसी किस्म की ऐसी तवक्को नहीं होनी चाहिए। इससे बढ़कर फिर आप तो कह रहे हैं कि जी कवानीन के मुताबिक बड़ा मुश्किल है, काबीना का इजलास सिर्फ इस एजेंडे पर बुलाना पड़ेगा। सर उसमें लॉ है ना, लॉ अब ये तो उसामा साहब हमने देखा है कि बड़े इन्फ्लुएंशियल भी कैदी या हवालाती होती है। हमने देखा है कि वो डिप्टी कमिश्नर होम डिपार्टमेंट को जब दरखास्त देते हैं ना तो मुश्किल जनाजे के टाइम पे वो शामिल होते हैं, और बिफोर सनसेट वो बकायदा जेल में बंद कर दिया जाता है उनको, सिर्फ जनाजे में शमूलियत तक की उनको पैरोल पर राय दी जाती है। इनको तो फिर 5 दिन के लिए कैबिनेट का इजलास बुलाया जा रहा है। और मरियम साहबा की अगर बात जान ली जाए तो ये फिर जालमाना, वाकई जालमाना इकदाम तो है कि स्पेशल फेवर के लिए इजलास बुलाया जा रहा है। बहरहाल ये है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, इनको सब्र दे। लेकिन एक बात मैं बता दूं उसामा साहब, जी वालिद इनके मियाँ शरीफ की वजह से नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेटी, और वालिदैन जो वालदा है ना उनकी वजह से जो अगर इंटैक्ट थी ना फैमिली, यानी शहबाज शरीफ फैमिली और नवाज शरीफ फैमिली, उसके अंदर बड़ा रोल था मरूमा शमीम अख्तर साहिबा का। अब वो नहीं रही तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको पता है, वाकया याद है कि अल्लाह ताला ने उनको कहा, नबी को कहा कि मूसा आज जरा संभल के आना, आज पीछे तेरे दुआएं करने वाले नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब को अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, सब ने मरना है, हमने भी, हमारे वालिदैन भी, कुछ चले गए, कुछ के मतलब आप याद है, अल्लाह उनको और ज़िंदगी लंबी दे। लेकिन मामला ये है कि मोहतरमा शमीम साहिबा जो है बहुत सारे उतार चढ़ाव आए जब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की फैमिली हेड ऑन होती थी, हमेशा वो अपना एक रोल अदा करती थी, और उनकी वजह से आज तक जो फैमिलियों की इस नहज पे नहीं गई कि जो एक दूसरे के खिलाफ कभी भी खड़े हुए हों। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हमेशा नवाज शरीफ साहब के कदमों पे चद्दर तक भी उन्होंने फेंकी जब सदर पार्टी के बनाने की बात हुई, जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने वादा कर लिया था, जब इस्लामाबाद गई थी वालदा, तो उन्होंने वादा किया था कि हाँ मैं शहबाज शरीफ साहब को शायद का कानबासी की जगह पे मैं इनको बनाएंगे वज़ीर आज़म। बिल्कुल कुलसूम साहिबा, मरूमा और मरियम साहबा ने पत्र डाला घर में, उन्होंने कहा जी हम इनको कैसे, हम तो एक्सेप्ट ही करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कैसे बना सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने खुद शहबाज शरीफ साहब को कहा ये इसको डिनाई नहीं कर सकते। उनका 2.5 घंटे तक उन्होंने कहा जी आपको, मैं प्राइम मिनिस्टर, मैं अब थक चुका हूं, मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है, मैं नातवा कंधों पे बोझ नहीं उठा सकता। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से उनको खुशखबरी दी और उसके बाद वो भी मुकर गए। लेकिन वालदा उनके लिए बड़ा अब देखना होगा कि इसके बाद क्या ये फैमिली टैक्स रह सकेगी। कोई शक नहीं। शरीफ खानदान के लिए प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।